पिछले वीडियो लेक्चर में आपने लीनियर की वर्किंग को और उसके कंस्ट्रक्शन को समझा था। स्टूडेंट्स, आज के वीडियो लेक्चर में हम लीनियर के लिए कुछ मैथमेटिकल डेरिवेशंस करेंगे और उन मैथमेटिकल डेरिवेशन की खास बात यह है कि हम जो ट्यूब लेंथ होती है और जो गैप होता है उनके बीच का रिलेशन निकालेंगे। क्या करेंगे? ट्यूब लेंथ और जो गैप है उसके बीच का रिलेशन निकालेंगे। क्या होता है कि ट्यूब्स के बीच का जो गैप होता है वो तो इक्वल होता है, लेकिन जो ट्यूब की लेंथ होती है स्टूडेंट्स वो इक्वल नहीं होती। जैसे गैप की संख्या बढ़ती जाती है वैसे वैसे ट्यूब्स की जो लेंथ है वो भी बढ़ती जाती है। तो स्टूडेंट्स, आज हम उन दोनों के बीच का रिलेशन निकालेंगे कि गैप के बढ़ने के साथ साथ ट्यूब की लेंथ किस तरीके से बढ़ती है, उसका फॉर्मूला क्या होता है। तो चलिए स्टूडेंट्स, शुरू करते हैं हम अपना आज का वीडियो लेक्चर। तो स्टूडेंट्स, सबसे पहले इसको डिराइव करने के लिए हम क्या करेंगे कि जो हमारा व्हाइट बोर्ड है उसको दो पार्ट में डिवाइड कर देंगे। तो स्टूडेंट्स, ये हमारी लीन नेक की ट्यूब्स हैं और आपको पता है कि जो ट्यूब्स होती हैं वो होलो होती हैं, मेटल की बनी होती हैं और इनका जो साइज होता है, जो इनका शेप होता है वो सिलेंडर के जैसा होता है या सिलेंड्रिकल होता है। जो ट्यूब्स होती हैं स्टूडेंट्स वो एक ही एक्सिस पर रखी जाती हैं, इसलिए ये जो सिस्टम होता है एक प्रकार का कोएक्सियल सिस्टम है। और उसके बाद हम क्या करते हैं कि जो हमारी 1 3 5 यानी जो हमारी 1 3 5 जो ट्यूब्स होती हैं उनको हम एसी सोर्स के एक सिरे से जोड़ देते हैं और जो हमारी 2 4 6 यानी जो हमारी इवन ऑर्डर की ट्यूब्स होती हैं उनको हम क्या करेंगे कि हम एसी सोर्स के दूसरे सिरे से जोड़ देते हैं। अब सर इसकी वर्किंग के बारे में आपको अच्छी तरीके से पता है, इसकी वर्किंग को हम ज़्यादा डिस्कस नहीं करेंगे। जहां पर जो कुछ बताने वाली चीज़ें होंगी इसके वर्किंग से संबंधित वो आपको बता दूंगा, क्योंकि हमको वीडियो की जो लेंथ है उसको भी छोटा रखना है। अगर हम सभी चीज़ यहाँ पर डिस्कस करेंगे तो फिर वीडियो हमारा काफ़ी लंबा बन जाएगा। आपको इसकी और जानकारी लेनी है कि किस तरीके से जुड़ी हुई होती हैं, क्या इसकी जो भी फैक्ट्स होते हैं, अगर आपको वो जानना है तो आप मेरे पिछले वीडियो लेक्चर में जाके उसको देख सकते हैं। तो फ्रेंड्स, अब मान लेते हैं यहाँ पर हमें आयन सोर्स रख दिया और आयन सोर्स पॉजिटिव आयन को प्रोड्यूस कर रहा है। अब फ्रेंड्स, इसकी मैथमेटिकल करने के लिए हम मानते हैं कि जो इस आयन सोर्स से आयन बाहर निकल रहा है उसकी इनिशियल एनर्जी लगभग 0 के इक्वल है, क्योंकि उसकी वेलोसिटी है वो बहुत कम है, इसलिए उसकी काइनेटिक एनर्जी भी लगभग 0 के जितनी मानी जा सकती है। जैसे ही पार्टिकल इस ट्यूब में मोशन करता हुआ बाहर निकलता है तो पीछे वाली ट्यूब पॉजिटिव होती है और आगे वाली ट्यूब नेगेटिव होती है। ये वाली ट्यूब मैक्सिमम पॉजिटिव वोल्टेज पे होती है और ये वाली ट्यूब मैक्सिमम नेगेटिव वोल्टेज पे होती है, तो इन दोनों के बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड ही क्रिएट हो जाता है और इस इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण हमारा पॉजिटिव आयन एक्साइट होता है और एक्साइट होकर ये दूसरी आगे आने वाली जो ट्यूब है यानी ट्यूब नंबर 2 उसके अंदर प्रवेश करता है, एंटर करता है। अब मान लेते हैं स्टूडेंट्स कि इन दोनों के बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड है E और पार्टिकल यहां से यहां तक पहुंचकर जब ये इस ट्यूब में एंटर कर रहा होता है उस वक्त उसकी वेलोसिटी है V1। तो यदि इसकी वेलोसिटी V1 है तो इसकी काइनेटिक एनर्जी हो जाएगी E1 is to half mv square, sorry, E1 is to half mv1 square। अब फ्रेंड्स क्वेश्चन ये उठता है कि पार्टिकल एक्सीलरेट क्यों हुआ, क्योंकि आपको तो पता है स्टूडेंट्स कि कोई पार्टिकल तभी एक्सीलरेट हो सकता है जब उस पर कोई फोर्स लगे और उसके कारण उस पर कुछ ना कुछ वर्क किया जाए, राइट।
अब इलेक्ट्रिक फील्ड ई के द्वारा एक फोर्स प्रोड्यूस होता है और वो जो फोर्स है इस पॉजिटिव आयन पर कुछ वर्क करता है और इस वर्क की वैल्यू होती है W=F.ds। और इस वर्क के द्वारा जो हमारा पार्टिकल है वो एक्सलेट हो जाता है। वर्क एनर्जी थ्योरम से आप जानते हो स्टूडेंट्स के किया गया कार्य काइनेटिक एनर्जी में चेंज के इक्वल होता है, यानी वर्क जो होता है वो काइनेटिक एनर्जी में चेंज के इक्वल होता है। अब फ्रेंड्स इनिशियल काइनेटिक एनर्जी हमारी 0 है और फाइनल हमारी हाफ m v1² है, तो किया गया कार्य कितना होगा स्टूडेंट्स, यानी वर्क डन कितना हो जाएगा स्टूडेंट्स, W=half m v1²। अब स्टूडेंट्स इलेक्ट्रिक फील्ड को इस पॉजिटिव आयन को इस पॉइंट से इस पॉइंट तक पहुंचाने में किया गया टोटल कार्य W=qv होगा, यानी कि पार्टिकल को पॉजिटिव पार्टिकल को इस ट्यूब से यानी इस ट्यूब के जस्ट आगे से और इस ट्यूब में जब एंटर कर रहा होता है उन दोनों के बीच में एक्सलेट कराने के लिए जो किया गया वर्क होगा वो कितना हो जाएगा, W=qv। अब ये किया गया कार्य है और ये किया कार्य है, यानी ये वर्क डन और ये वर्क डन इक्वल होंगे। राइट फ्रेंड्स, तो अब जो है आप V1 की वैल्यू निकाल सकते हो। अब क्या करेंगे स्टूडेंट्स, हम इसकी लेंथ को जानना चाहेंगे, इसकी लेंथ कितनी है। स्टूडेंट्स मान लेते हैं इसकी लेंथ L1 है और इस L1 लेंथ को अब पार्टिकल स्टूडेंट जस्ट एंटर करेगा तो तब उसकी वेलोसिटी v1 है स्टूडेंट्स, और v1 वेलोसिटी से पार्टिकल मूव करता हुआ इस पूरी लेंथ L1 को पार करेगा, इस पूरी ट्यूब को पार करेगा। तो स्टूडेंट्स इस पार्टिकल को इस लेंथ को पार करने में लगा समय T=L1 v1 होगा। स्टूडेंट्स इसकी वर्किंग में मैंने आपको बताया था, जब इसकी आपने वर्किंग समझी थी तो मैंने आपको बताया था कि पार्टिकल जो है वो प्रत्येक T/2 समय के लिए इन ट्यूब्स में रहता है। तो पार्टिकल T/2 समय के लिए इस ट्यूब में रहेगा, तो T/2 समय के लिए इस ट्यूब में रहेगा, तो T/2 समय के लिए इस ट्यूब में रहेगा। इस प्रकार से इस पार्टिकल को L1 लेंथ को पार करने में लगा समय T/2 के इक्वल होना चाहिए, T/2=L1 v1। तो इससे आप इस फॉर्मूले की सहायता से निकाल सकते हो। राइट, तो ये फॉर्मूला क्या कर रहा है, ये फॉर्मूला बता रहा है कि जो लेंथ है L1 वो T/2 और v1 के मल्टीप्लाई के इक्वल है। अब क्वेश्चन ये उठता है स्टूडेंट्स कि T क्या चीज है। इस वक्त मैं आपको बता चुका हूं कि ये जो हमने एसी सोर्स लगा रखा है और इस एसी सोर्स का जो टाइम पीरियड है उसको हम बोलते हैं T। राइट, तो ये जो टाइम पीरियड है जिसको हमने T के द्वारा डिनोट किया गया है, राइट, और वो टाइम पीरियड है उस टाइम पीरियड को हमने यहाँ पर T लिखा हुआ है। यानी कि जो पार्टिकल है वो इस T/2 समय का आधा इसमें रहेगा, आधा इसमें रहेगा, आधा इसमें रहेगा, आधा इसमें रहेगा। राइट, तो v1 की वैल्यू हम यहां से पुट कर लेंगे इस फॉर्मूले में, तो L1 की वैल्यू आ जाएगी। स्टूडेंट्स ये फॉर्मूला ये कहता है कि यदि पार्टिकल v1 वेलोसिटी से इस ट्यूब को पार करता है, तब यदि इस ट्यूब की लेंथ इसके इक्वल होती है, यदि इस ट्यूब की लेंथ
इस फॉर्मूले के द्वारा निकाली गई लेंथ के इक्वल होगी, तभी पार्टिकल जो है इस ट्यूब में T/2 समय के लिए रहेगा। इसका मतलब है स्टूडेंट्स, यदि इस ट्यूब की लेंथ L1 यदि इस फॉर्मूले के द्वारा निकाली गई लेंथ के इक्वल होगी, तभी पार्टिकल T/2 समय में इस लेंथ को पार कर सकता है, राइट। नहीं तो यदि कम ज्यादा हुई, तो यदि कम होती है, यदि ये लेंथ कम होती है तो पार्टिकल इस ट्यूब से जल्दी बाहर निकल आएगा, और उस समय हो सकता है कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, हो सकता है क्या मतलब होगा ही, उस समय यदि ये जल्दी इस ट्यूब से बाहर निकल आएगा तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा इन दोनों ट्यूब्स के बीच में वो सफिशिएंटली हाई नहीं होगा और पार्टिकल अच्छी तरीके से एक्सलेट नहीं हो पाएगा। यदि ये ट्यूब की लेंथ ज्यादा होती है इस फॉर्मूले से निकाली गई लेंथ के, तो भी सेम घटना घटेगी कि दोनों जो ट्यूब्स होंगी उनके बीच का जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो कम हो जाएगा, और इलेक्ट्रिक फील्ड के कम होने से पार्टिकल एक बार फिर से उतना एक्सलेट नहीं हो पाएगा जितना उसे होना चाहिए था, यानी कि पार्टिकल मैक्सिमम एक्सीलरेशन को प्राप्त नहीं कर पाएगा। अब हम क्या करेंगे स्टूडेंट्स, इस L2 लेंथ को ज्ञात करेंगे। अब इस L2 लेंथ को ज्ञात करने के लिए मान लेते हैं कि ये जो पार्टिकल है, ये आपको पता है स्टूडेंट्स कि जब पार्टिकल इस ट्यूब के अंदर रहेगा तो किसी भी वेलोसिटी को ऑब्टेन नहीं करेगा, जितनी यदि उसकी वेलोसिटी v1 है तो v1 ही रहेगी। अब जैसे स्टूडेंट्स ये पार्टिकल इस 2 नंबर की ट्यूब से बाहर आएगा, बाहर आने के साथ ही इलेक्ट्रिक फील्ड मैक्सिमम हो जाएगा, और इस कारण से पार्टिकल इन दोनों ट्यूब्स के बीच के गैप में एक्सलेट होगा, और एक्सलेट होता हुआ पार्टिकल जब ये दूसरी ट्यूब में यानी तीसरी ट्यूब में एंटर करेगा, अपने आगे वाले यानी इसके आगे वाली ट्यूब के अंदर एंटर करेगा, तब उसकी वेलोसिटी हो जाएगी मान लेते हैं v2, राइट। अब फ्रेंड्स पार्टिकल ने टोटल कितनी एनर्जी ग्रहण कर ली, qv यहां पर और qv यहां पर, तो अब पार्टिकल की टोटल एनर्जी कितनी होगी। आप ये भी कह सकते हो कि इस इलेक्ट्रिक फील्ड के द्वारा इस पार्टिकल पर qv इस दौरान कार्य किया जाएगा और qv इस दौरान कार्य किया जाएगा, राइट। इस प्रकार से जो टोटल वर्क डन होगा वो कितना हो जाएगा, W = 2qv। अब आपको पता है कि ये जो किया गया कार्य होगा वो काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगा, और इस कारण से आप इसको ऐसे लिख सकते हो, तो v2 की वैल्यू आ जाएगी स्टूडेंट्स यहाँ पर, इसको सॉल्व कर लो आप, 2qv अपॉन में m, तो v2 की वैल्यू स्टूडेंट्स इस तरीके से आप निकाल लोगे। इस प्रकार से हमने v2 की वैल्यू निकाली। अब हम क्या करेंगे कि ये जो लेंथ है T2 इसकी वैल्यू निकालेंगे। आपको पता है कि जो पार्टिकल है वो आपको पता है कि जो पार्टिकल है वो T/2 टाइम के लिए इस लेंथ L2 में रहेगा, राइट। यानी पार्टिकल के द्वारा इस लेंथ L2 को पार करने में T/2 समय लिया जाएगा, तो हम इसको इस तरीके से लिख सकते हैं, टाइम कितना हो गया T/2, डिस्टेंस कितनी है L2, और वेलोसिटी कितनी है v2। क्योंकि पार्टिकल जब इस ट्यूब में मोशन करेगा तब उसकी वेलोसिटी में कोई चेंज नहीं आएगा, क्योंकि इस ट्यूब के अंदर कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड प्रेजेंट नहीं है, इसलिए इस ट्यूब पर कोई फोर्स नहीं लगेगा। आपको पता है क्योंकि स्टूडेंट्स इस ट्यूब के अंदर कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड प्रेजेंट नहीं है, इसलिए इस पार्टिकल पर कोई फोर्स नहीं लगेगा, और कोई फोर्स नहीं लगने के कारण इस पार्टिकल की वेलोसिटी में कोई चेंज नहीं आएगा जब पार्टिकल इस ट्यूब में मोशन कर रहा होगा तब। तो अब क्या करेंगे, यहां से L2 निकाल लेंगे, इसको मैं यहां पे लिख देता हूं, L2 = T/2 और v2, और यहां पर अपने T/2 v2 को निकाली अपने, यहां हमने इसको फ्रंट 2 पार्ट में डिवाइड किया, अंडर द रूट
2 और यहाँ पर होगा √2qv/m। अब देखिए स्टूडेंट्स, ये जो हमारा फॉर्मूला है जिसको मैं लिख रहा हूं यहां से यहां तक, ये L1 के इक्वल है। L2 इक्वल टू √L1। इसका मतलब ये है कि जो L2 लेंथ है, राइट, जो L2 लेंथ है वो L1 का √2 टाइम्स होनी चाहिए, राइट। मतलब जो L2 लेंथ है वो इस L1 लेंथ का √2 गुना होना चाहिए, तभी पार्टिकल इस ट्यूब में T/2 समय के लिए रह सकता है। अदरवाइज पार्टिकल या तो जल्दी बाहर निकलेगा या लेट बाहर निकलेगा, और दोनों ही केसेस में पार्टिकल का एक्सेलरेशन मैक्सिमम नहीं हो पाएगा। अब हम क्या करेंगे, इस तीसरे गैस के लिए ये सेम की सेम चीज हम डिराइव करेंगे, और जिससे जो है हमें इस L3 लेंथ का पता लग जाएगा। अब पार्टिकल इस तीसरी ट्यूब में T/2 समय के लिए रहेगा, उसके बाद बाहर निकलेगा। जैसे ही बाहर निकलेगा, पीछे वाली ट्यूब पॉजिटिव होगी, आगे वाली ट्यूब नेगेटिव होगी, तो पार्टिकल एक्सलेट होगा। और इस एक्सलेट करते हुए पार्टिकल पर, आपको पता है पार्टिकल तभी एक्सलेट होगा जब पार्टिकल पर इलेक्ट्रिक फील्ड के द्वारा कुछ वर्क किया जाएगा, और ये वर्क कितना हो जाएगा, QV। इस प्रकार से जब पार्टिकल यहां से मोशन करता हुआ जैसे ही ये चौथी नंबर ट्यूब में एंटर करेगा, तब उसकी वेलोसिटी हम मान लेते हैं v3 होगी। अब यहां तक पहुंचने में इस पार्टिकल पर कितना कार्य किया गया इलेक्ट्रिक फील्ड के द्वारा, QV यहां पर, QV यहां पर, QV यहां पर, टोटल कितना हो गया 3QV। तो इलेक्ट्रिक फील्ड के द्वारा कितना कार्य किया गया इस पर, 3QV के इक्वल। वर्क एनर्जी थ्योरम से हम जानते हैं कि जो किया गया कार्य होगा, जो वर्क डन होगा, वो काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगा। तो आप जो है इसको सॉल्व करोगे तो सॉल्व करने के साथ ये बहुत इजीली सॉल्व हो जाएगा। ये फॉर्मूला आपको प्राप्त होगा, राइट। अब इससे V3 की वैल्यू आप बाहर निकाल सकते हो, सॉरी इस V3 में आप √3 है उसको बाहर निकाल लोगे। तो जैसे अब इस फॉर्मूले में आप 3 को बाहर निकालोगे, जैसे ही 3 बाहर निकलेगा ये √रूट में हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 2qv/m। अब आपको पता है कि जो पार्टिकल है वो T/2 समय के लिए इस ट्यूब में रहेगा, तो T/2 इक्वल्स टू L3/v3। क्योंकि हम जानते हैं टाइम क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन में स्पीड। डिस्टेंस कितनी है L3, स्पीड कितनी है v3, तो टाइम कितना लग जाएगा, जो भी टाइम लगेगा वो T/2 के इक्वल होना चाहिए। अगर नहीं होगा तो पार्टिकल का एक्सेलरेशन मैक्सिमम नहीं हो पाएगा। अब L3 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, T/2 और v3। अब v3 की वैल्यू हम यहां पर निकाल लेंगे। v3 की वैल्यू स्टूडेंट्स हम इस फॉर्मूले के द्वारा या इस फॉर्मूले के द्वारा जो निकाली हुई जो वैल्यू है v3 उसको हम यहां पर पुट कर लेंगे। स्टूडेंट्स ये जो क्वांटिटी आ रही है T/2 मल्टीप्लाइड विद √qv/m, ये कुछ जानी पहचानी लग रही है। क्या चीज है ये तो L1 के इक्वल है स्टूडेंट्स, ये तो L1 के इक्वल है। इसलिए हम क्या करेंगे कि L3 ये जो वैल्यू होगी वो L1 के इक्वल लिख देंगे। इसका मतलब ये है कि ये जो हमारी L3 लेंथ की जो ट्यूब होगी उसकी लंबाई, उसकी लेंथ इसके इक्वल होनी चाहिए। कितनी है ये, L1 की √3 टाइम्स, राइट। इसका मतलब ये है कि इस ट्यूब की जो लेंथ है वो हमारी जो ये वाली जो ट्यूब है L1 इसकी √3 टाइम्स होनी चाहिए, तभी पार्टिकल जो है इस ट्यूब के अंदर T/2 समय के लिए रह सकता है।
अब देखो, अब हमने क्या प्राप्त किया। पहले गैप के लिए L1, दूसरे गैप के लिए √2 लग जाता है, L2 इक्वल्स टू √2 L1, तीसरे गैप के लिए L3 इक्वल्स टू √3 L1, nवें गैप के लिए कितना हो जाएगा, 4, nth गैप कितना हो जाएगा, Ln √n और L1। ये किसके लिए आ गया, nth गैप के लिए, राइट। इस प्रकार से इस फॉर्मूला की सहायता से यदि आपने L1 की वैल्यू निकाल ली है तो आप इस फॉर्मूला की सहायता से ये ज्ञात कर सकते हो कि जैसे जैसे गैप्स बढ़ेंगे वैसे वैसे ट्यूब की लेंथ में किस तरीके से चेंज आएगा, और उसी लेंथ की जो ट्यूब्स है हम अरेंज कर देंगे तो हमारा जो पार्टिकल है वो इस लीनेक के माध्यम से अच्छी तरीके से एक्सलेट हो पाएगा। तो स्टूडेंट्स, इस प्रकार से आज हमने इसके कंस्ट्रक्शन की एक बहुत ही महत्वपूर्ण चीज को डेराइव किया, यानी आज हमने इसके लेंथ और गैप के बीच में रिलेशन को डेराइव किया। स्टूडेंट्स, ये एग्जाम की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है, आप इसको ध्यान में रखेंगे। आप एक बार इसको अपनी नोटबुक पर करके देखें, राइट। इसको जितनी बार आप करेंगे फ्रेंड्स उतना ही आपके जो डेरिवेशन है ये आपको मेमोराइज होगा और आप उसको एग्जाम में अच्छी तरीके से लिख पाएंगे। थैंक यू स्टूडेंट्स।